हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 करेंगे, जिसमें जो चैप्टर का नाम है वह आरंभिक नगर के बारे में जानकारी प्राप्त करने से संबंधित है। तो हम आगे अपना चैप्टर स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है, हम जानते हैं कि भारत का मतलब कि जैसा माना जाता है कि सबसे पहला जो नगर है वह क्या है, प्राचीन सबसे जो नगर है वह हड़प्पा है। तो हड़प्पा की ही कहानी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो टाइम जाया ना करते हुए हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हड़प्पा की कहानी क्या है। तो अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। हम जानते हैं कि जो पुरानी इमारत होती है वह अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस क्रम में हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कोई सभ्यता थी। तो क्या था वहाँ पर, तो रेलवे लाइन बिछा जा रही थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों ने अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। क्या मिला था उन्हें? हड़प्पा पुरास्थल मिला था, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से क्या है, इतनी सारी अच्छी अच्छी ईंटें मिली थी। और इसके साथ ही उन्होंने, लेकिन उस समय उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज से कुछ लगभग वो घटना तो घटी, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद पुरातत्वविदों ने क्या किया, उस खंडहर के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। और इसे क्रम में उन्होंने इस नगर को सबसे पहला नगर घोषित किया। और इसके बाद उस क्षेत्र में जो अन्य संरचनाएं मिले उन सभी को हड़प्पा की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग कब हुआ था? लगभग 4700 साल पहले हुआ था। माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, यह शुरुआत हुआ था, उद्भव हुआ था 4700 साल वर्ष पहले हुआ था। तो इन नगरों की विशेषता क्या है? तो इससे पहले हम इधर थोड़ा सा कुछ फैक्ट है उसको हम देख लेते हैं। ये जो नगर आधुनिक है, ये नगर आधुनिक थे। जो पाकिस्तान, वर्तमान में जो हमारा पाकिस्तान है, जो पहले भारत का ही पूरा एक क्षेत्र था, उसमें पाकिस्तान के क्षेत्र में भी पड़ता है। साथ ही पंजाब हो गया, सिंध प्रांत, भारत के पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है, और इन सभी क्षेत्रों में क्या मिलता है? हड़प्पा के स्थल मिलते हैं। इसके साथ ही भारत के गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, पंजाब प्रांत तथा उत्तरी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग में भी हमें हड़प्पा से संबंधित जो है अवशेष मिले हैं। जैसे इन स्थलों से हमें मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग का चित्र बने होते थे। अब कहीं हम क्वेश्चन पूछ ले कि क्या काले बर्तन मिलते थे? नहीं, बर्तन तो हमें लाल मिट्टी के ही मिलते थे, लेकिन उस पर जो चित्रकारी होता था वो काले रंग से बने होते थे। इसके साथ ही हमें पत्थर के बाट मतलब क्या होता है कि तौलने के लिए उसका मानक होता था, उसे यूज करते थे। बाट हो गया, मुहड़े हो गया, मनके हो गया, तांबे के उपकरण हो गए, पत्थर के लंबे ब्लेड इत्यादि हमें क्या हुआ, वहाँ से मिले हैं। अब हम इन नगरों की विशेषता देखते हैं। नगरों की क्या विशेषता है? इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। इसका तात्पर्य क्या है कि नगरों को 2 या उससे अधिक भाग में बांटा गया। तो हम देखेंगे कि 2 या अधिक भाग में कैसे नगरों को बांटा गया। जैसे एक शासक वर्ग होते हैं तो उनका स्टैंडर्ड अलग होता है, और जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं उनका स्टैंडर्ड अलग होता है। अतः यहाँ के नगरों में विभेद था। जो पश्चिमी भाग छोटा था, लेकिन क्या था, ऊंचाई पर बना हुआ था। जो पश्चिमी भाग में बने हुए थे नगर, वो ऊंचाई पर बने हुए थे। और पूर्वी हिस्सा जो था, पूर्वी भाग में बना हुआ था, यह निचले इलाके थे। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा? उसे नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई में बना हुआ था क्या कहा? नगर दुर्ग। पक्का उस पर कुछ बड़े लोगों का ही होगा, तब तो नगर दुर्ग है। ऊंचाई पर बना है, स्टैंडर्ड उसका अलग है। और निचले हिस्सों को निचला नगर कहा गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ऊंचाई पर या पश्चिमी भाग में जो बना हुआ छोटा था इलाका, जो था शहर था, उसको क्या कहते हैं? तो नगर दुर्ग कहते हैं। जबकि एक विस्तृत क्षेत्र में निचला जो क्षेत्र था उसे निचला नगर कहते हैं। दोनों हिस्सों की, तो पूछेगा क्या सिर्फ नगर दुर्ग ही 4 दीवारी से घिरा हुआ था? तो नहीं,
नगर दुर्ग और निचला नगर दोनों जो है चार दीवारी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। और साथ में यह भी पूछा जा सकता है कि क्या वो कच्ची ईंटों की थी बनी हुई या फिर पक्की ईंटों की। तो हम बोलेंगे कि चार दीवारी जो था दोनों नगरों में था, पश्चिमी नगर में भी और पूर्वी नगर में भी, और दोनों जो है पक्की ईंटों से घिरे हुए थे, मतलब चार दीवारी से घिरे हुए थे। इन ईंटों की इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद भी आज भी इनके दीवार क्या हैं, मजबूती से खड़े थे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे नगर थे जिसमें कुछ खास इमारत, मतलब कुछ स्पेशल इमारत बनाए गए थे, जिसे हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बना गया था। मोहनजोदड़ो में हमें क्या मिला है, स्नानागार, ये तालाब कहते हैं, इसे कहीं महान स्नानागार कहा जाता था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल हुआ था। यह जो है कच्ची स्नानागार नहीं थी, पक्की ईंटों से बनी हुई, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल हुआ था। और इसमें पानी का जो है रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर किसका परत चढ़ाई गई थी, तो चारकोल का। किसका परत चढ़ाई गई थी, तो चारकोल का। तो हमें यह क्वेश्चन आ सकता है कि जो मोहनजोदड़ो में जो एक तालाब हमें मिला था, जिसे हम क्या कहते हैं, महान स्नानागार कहते हैं, तो इसमें ये क्या कच्ची ईंटों से बनी हुई थी, तो नहीं, कच्ची ईंट से तो नहीं बनी हुई थी, यह ईंट और प्लास्टर से बनी हुई थी। तो क्या ईंट प्लास्टर से रिसाव नहीं होगा, रिसाव होगा। तो रिसाव रोकने के लिए इन्होंने किसका उस पर एक कलई चढ़ाया था, तो चारकोल का। किसका, चारकोल का परत चढ़ाया था। और इस सरोवर में जो स्नानागार था, इसमें दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई होती थी, और इसके चारों ओर क्या होते थे, कमरे बने होते, शायद कपड़ा चेंज करने के लिए बना हुआ होगा, वस्त्र का बदलने के लिए स्नान के बाद। और जो ये कुआं थे, ये जो स्नानागार थे, इसमें जल भरने के लिए कुओं का उपयोग किया जाता था। किसका, कुएं से पानी लाकर इसमें भरा जाता था। और जब ये खाली हो जाते थे, मतलब उपयोग हो जाते थे, तो इसे क्या कर दिया जाता था, खाली कर दिया जाता था। उपयोग के पश्चात इसे क्या कर दिया जाता था, तो इसे खाली कर दिया जाता। शायद यहाँ जो है विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे। अब इसी के साथ हम देखेंगे तो कालीबंगा और लोथल दो अन्य महत्वपूर्ण नगर हैं, जहाँ से हमें क्या मिले हैं, तो अग्निकुंड मिले हैं। तो याद रखना हमें होगा कि अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। अर्थात ये अग्निकुंड क्यों बने थे, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर क्या होते थे, यज्ञ किए जाते थे। अब हम आगे देखेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। क्या मिले हैं, स्टोरेज मिले, स्टोरेज हाउस मिले हैं। स्टोरेज कहाँ का, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया और लोथल जैसे नगरों में हमें बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, जहाँ पर क्या होता था कि फसलों का शायद भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था। अब हम ये संरचना देख रहे हैं कि देख सकते हैं आप, ये जो महान स्नानागार है, स्नानागार में हम देखेंगे तो इधर भी सीढ़ी है और एक इधर भी सीढ़ी आई, तो दोनों तरफ सीढ़ी है। और ये जो संरचना आप देखते होंगे, ये सभी रूम का है। क्या है, रूम का, मतलब ये चारों ओर रूम बना हुआ था, है ना, ये चारों ओर रूम का संरचना ही बना हुआ है। अब हम देखेंगे यहाँ के भवन, नाले और सड़कें, मतलब यहाँ की अब संरचना कैसी थी। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले थे। सोचिए उस समय 2 मंजिले इमारत बनना आम बात नहीं है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। घर का संरचना कैसा होता था, एक आंगन होता था, उसके चारों ओर क्या होते थे, कमरे होते थे। क्या होते थे, चारों ओर कमरे होते थे। और अधिकांश घरों में, मतलब ये माना जाता है कि अधिकांश घरों में क्या होते थे, एक अलग स्नानागार होते और साथ ही कुआं भी था। लगभग हर एक घरों में क्या हमें मिला, प्रत्येक घरों में हमें कुएं के अवशेष भी मिले हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले। सोचिए आज हमारा यहाँ जो है सीवेज सिस्टम उतना कुशल नहीं है, लेकिन उस समय आज से लगभग 4000-5000 वर्ष पूर्व नगरों में क्या थे, ढके हुए नाले उपयोग किए जाते थे और जिन्हें सीधी लाइन में बनाई जाती थी। और इन नालियों से जो है घरों के नालियों को जोड़ दिया जाता था और जगह जगह क्या होते थे, मेन होल बनाए जाते थे, जिससे इसकी सफाई और देखभाल किया जा सके।
अब हम देखेंगे कि नगरीय जीवन कैसा था, आखिर नगर में जो लोग रहते थे उनका जीवन कैसा था। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। क्या थे, वहाँ के लोग व्यापारी थे, व्यापार करते होंगे या इधर उधर घूमते रहते होंगे व्यापार के क्रम में, तो वहाँ पर हलचल बहुत थी। जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में यहाँ के जो पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की जो खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः क्या होते थे, यहाँ के शासक हो सकते हैं। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से क्या करते थे, धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें क्या करते होंगे, मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों का अपने पास रख लेते होंगे। तो मन के क्या है, तो हम आगे देखेंगे मन के क्या होते हैं, अपने पास रख लेते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। आखिर लिपिक का कार्य क्या था, तो लिपिक का जो कार्य था वो मुहरों पर लिखते थे। क्या लिखते थे, लिपिक जो होते थे वह क्या करते थे, मुहरों पर लिखते थे। और शायद अन्य चीज़ों पर भी जो लिखने का कार्य होता था कौन करते थे, लिपिक ही करते थे। इसके अलावा नगरों में क्या कौन कौन मिले, शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी होते थे। मतलब शिल्पकार कोई पुरुष ही नहीं, स्त्री भी हो सकते थे और पुरुष भी हो सकते थे। अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा करते थे। इसके साथ ही लोग क्या करते थे, लंबी यात्रा करते थे और बहुत दूर दूर क्षेत्रों से क्या लाते थे, कच्चे माल लाते थे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पिक्चर दिख रहा है। तो यह क्या है, मोहनजोदारो को जो सड़क पर संरचना है। साथ ही यह देखेंगे हम कि ये नाला है और सारी नाले क्या होते थे, ढके होते थे। और यह क्या है, कुआं है। क्या है, एक कुआं मिला है। और ये जो है मुहर पर हम देख सकते हैं कि जानवर का चित्र है और कुछ चित्रांकन जो है चित्र शैली में मिले हैं। साथ ही ये पक्की ईंटों के खिलौने मिले हमें। नगर और नए शिल्प। आओ हम अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। तो हम देखेंगे कि हड़प्पा के नगरों से क्या क्या प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उसमें अधिकतर ज़्यादातर जो चीज़ें मिली वह किसके बने हुए थे, पत्थर के, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई होती। जो वस्तुएं वहाँ पर मिली हमें किसे बने होते थे, पत्थर के हो सकते थे, शंख के हो सकते थे, तांबे के बने रहते थे, कांसे के बने रहते थे, सोने और चांदी के बने रहते थे, जैसी धातुओं से बनाई जाती थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हम देखेंगे कि तांबे और कांसे से, जो तांबा और कांसा का उपयोग होता था किसके लिए होता था, औजार, हथियार और गहने तथा बर्तन बनाने के लिए। किसका उपयोग होता था, तो हम देखेंगे कि तांबे और कांसे का जो उपयोग है उसका उपयोग औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाने के लिए किए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। सोना चांदी का उपयोग भी क्या होता था, गहना प्लस बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या है, मनके, बाट और फलक है। यहाँ जो हमें कुछ सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो मिले हैं उसमें क्या क्या है, मनके, बाट हैं और फलक है। ऊपर ये एक हम फिगर देख रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे कि पत्थर के ये जो है ये क्या है, बाट है। क्या है, बाट। ये इसका बाट तौलने का तरीके बाट का उपयोग होता था। इन्हें चट पत्थर से, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो बाट का हड़प्पा काल में जो बाट का उपयोग होता था वह किससे बनाया जाता था, तो चट नामक पत्थर से इसे बनाया जाता। इन्हें शानदार बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया जाता था। किस लिए इसका यूज किया था, तो बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया जाता था। किसे, बाट का। ये जो मनके हैं ये क्या है, मनके। इसमें से ये हम देख रहे हैं ये क्या है, मनके पत्थर के बने होते थे। इनमें से कई कार्नेलियन धातु के भी बने होते थे, जैसे सोना चांदी हो गया या फिर कांसा तांबा के हो सकते थे। साथ ही ये पत्थर के भी बने होते थे। क्या होते थे, मनके कार्नेलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को क्या किया जाता था, मनके जो होते थे पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किया गया ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मनके क्या होते थे, तो एक प्रकार का माला होता था। और हम इधर देखेंगे ये फलक है, देखते हैं कितना पैना धारदार है। इसमें हम देखेंगे कि मध्य में जो है पत्थर धारदार फलक है। ये क्या है, फलक है। और इसके नीचे हम देखेंगे कि ये जो एक
जो कहिए पृष्ठ कहिए एक व्यक्ति है, इनमें हम देखेंगे कि इनका जो वस्त्र है, वस्त्र पर क्या है, विशेष तरह का कढ़ाई किया गया है, जो दिखाता है कि उस समय के लोग कितना कुशल थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। तो क्या किसका मुहर बनाते थे, तो पत्थर की मुहर बनाते थे। इन मुहर का आकार कैसा होता था, आयताकार, और इन मुहरों पर किसका चित्र होता था, तो हम जैसा कि देखे हैं कि जानवर का चित्र होता था। किसका चित्र होता था, मुहरों पर सामान्यतः जानवर का ही चित्र होता था। मुहरों पर सामान्यतः किसका चित्र होता था, तो जानवर का चित्र होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये हमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि हड़प्पा के लोग काले बर्तन बनाते थे, तो नहीं, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उस पर डिजाइन किससे करते थे, तो काले रंग से करते थे। ठीक है, और उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो संभवतः 7000 पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो इसका साक्ष्य मिला है कि 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी, तो कपास, जिसका हम वस्त्र बुनाई के लिए उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कपड़े के टुकड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। कपड़े का जो है अवशेष कहाँ से मिले हैं, कपड़े के अवशेष जो है कहाँ से मिले हैं हमें, तो कपड़े के जो अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अवशेष चांदी की एक फूलदान, इसके साथ ही क्या मिला है, चांदी का एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। कौन, कपड़ा जो है, कपड़ा के साथ क्या क्या मिला था, एक फूलदान का ढक्कन मिला था और तांबे की कुछ वस्तुएं मिली थी और पक्की और चिपके हुए, इस पर तांबे के कुछ चिपके हुए धातु जो है मिले थे। पक्की मिट्टी तथा फ्योंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। सूत कताई जो है किससे किया जाता था, पक्की मिट्टी तथा फ्योंस से बनी तकलियाँ से पक्की मिट्टी तथा फ्योंस से बनी तकलियों से क्या बनाया जाता था, तो सूत की कताई की जाती थी। ठीक है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ आखिर, तो ये क्वेश्चन आता है कि विशेषज्ञ आखिर कहते किसे हैं, तो विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मुहरों पर पेचीकारी करना आदि। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इनका चेहरा, दाढ़ी का डिजाइन, वस्त्र हो, ये सब दर्शाता है कि जो विशेषज्ञ ही होंगे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही इसे काम कर प्रशिक्षण में हासिल, तो नहीं, महिलाएँ भी होंगे, दोनों लोग इसमें प्रशिक्षण प्राप्त किए होंगे। तो फ्योंस, अब हम देखेंगे कि फ्योंस किसे कहते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। पत्थर और शंख जो है वो क्या होते थे, प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्योंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फ्योंस क्या है, प्राकृतिक है, नहीं, ये क्या है, कृत्रिम रूप से फ्योंस को तैयार किया जाता था। तो कैसे तैयार किया जाता था, जब अब कृत्रिम शब्द जुड़ गया तो हमें यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर इसे तैयार कैसे किया जाता था, किसे, तो फ्योंस को। तो इसे तैयार करने के लिए बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को, बालू हो गया या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उस वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। उसके बाद इस पर क्या होता था, देख सकते हैं, एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। इसका जो चित्र होता था, यहाँ पर ग्रीन शायद दिख भी रहा है, ये नीले या फिर हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्योंस के मन के, ये फ्योंस का उपयोग किस में होता था, मन के, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन हो गया। मन के क्या होते थे, कृत्रिम रूप से बनाए जाते थे, और इस पर जो है पॉलिश जो होते थे उसमें किस रंग का उपयोग होता था, हल्का समुद्री हरा या नीला कलर का। अब हम देखते हैं कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल किसे कहते हैं, जो या तो नेचुरल रूप से हमें प्राप्त होता है या फिर किसान या जो पशुपालक होते हैं उसका क्या करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। तो हमें नेचुरल रूप से क्या प्राप्त होता है, नेचुरल रूप से प्राप्त क्या है, लकड़ी हो गया, धातुओं के अयस्क हो गए, ये सभी हमें क्या मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं।
इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। और कपास कैसा है? तो किसान द्वारा उत्पादित है। क्या है? किसान द्वारा उत्पादित है। क्या है? किसान द्वारा उत्पादित कच्चा माल क्या है? कपास है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो कपड़ा क्या हो गया? फाइनल गुड हो गया। जबकि कपास क्या हो गया? तो जो उसको कच्चा माल कहते हैं प्राइमरी गुड हो गया। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं तो मिल जाती थी, लेकिन बहुत सारे चीज़ों का क्या करना पड़ता था? दूर दराज के इलाकों से आयात भी करना पड़ता था। तो इनमें से आयात किए जाने वाले चीज़ों में हम देखेंगे तो तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पत्थरों का वे दूर दूर से क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। तो यहाँ हम देखेंगे कि हड़प्पा के लोग जो हैं तांबा का आयात संभवतः कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। तांबा का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान और ओमान से करते थे। तांबा का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान और ओमान से करते थे। और कांसा बनाने के लिए जो टीन का उपयोग होता था, कांसा जो बनाते थे उसमें तांबा प्लस टीन, तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन, तांबा कॉपर प्लस जिंक, चीन जो है जिंक हो गया, सॉरी टी कॉपर एवं जो टीन धातु है, कॉपर और टीन को मिला करके कांसा बनाया जाता था। तो टीन का आयात जो है ये लोग कहाँ से करते थे? टीन का आयात जो है ईरान एवं अफगानिस्तान से करते थे। और जो है गोल्ड का ये लोग आयात कर्नाटक से करते थे। साथ ही बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। बहुमूल्य पत्थरों का आयात जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। तो हम आगे देखेंगे कि नगरों में रहने वाले लोगों का जो है भोजन का मुख्य सोर्स क्या था। लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे। ज़्यादातर नगरों के जो लोग हैं व्यापार कार्य में संलग्न थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र जो है कृषि या पशुपालन में संलग्न थे। ये लोग शासकों और दस्तकारों के लिए खाने का सामान क्या करते थे? देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग क्या क्या उत्पादन करते थे? गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों का भी ये लोग उत्पादन करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के से तो हल के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते होंगे तो शायद नष्ट हो गए होंगे। लेकिन हमें हड़प्पा के स्थलों से कुछ नहीं, एक लकड़ी के हल के आकार का एक खिलौना मिला है। क्या मिला है? हल के आकार का एक खिलौना मिला है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, वहाँ पर सिंचाई के लिए उन लोगों ने व्यवस्था कर रखा था। और आगे हम देखेंगे कि पशुपालन। हड़प्पा के लोग पशुपालन के लिए किन किन जानवरों का पालन करते थे। देखेंगे कि ये लोग गाय हो गया, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। और ये जो है तालाब, बस्तियों के आसपास ही तालाब या चारागाह होते थे, जिससे ये लोग क्या करते थे? पशुपालन में इनकी मदद होती थी। लेकिन सूखे के महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर क्या होता था? यात्रा करना पड़ता था। और बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे ये लोग। अब कोई पूछेगा कि कौन सा फल को इकट्ठा करते थे, तो बेर का फल, बेर जो होता है, बेर फल को ये लोग इकट्ठा करते थे। साथ ही ये लोग मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवर का भी शिकार करते थे। बेर को तो इकट्ठा करते थे, साथ में ये लोग मछली पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो हम अब देखेंगे कि गुजरात में कौन कौन से जो है हड़प्पा कालीन नगर पाए गए हैं। तो कच्छ के इलाके में खादीर बेत के किनारे, कच्छ का जो इलाका है वहाँ पर एक खादीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। कहाँ था? कच्छ के इलाके में खादीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था। धौलावीरा में क्या था? प्योर वाटर मिलता था। और ज़मीन क्या थे? उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। तो धौलावीरा में जो नगर पाए गए तो वो क्या थे? 2 भाग में विभक्त थे। क्या थे? 2 भाग में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के जो अन्य नगर थे क्या थे?
दो भाग में विभक्त थे, दो भाग में विभक्त होते थे, जबकि धौलावीरा जो है कच्छ के क्षेत्र में पाया गया वह 3 भागों में विभक्त था। तो यह याद करने की चीज़ है कि धौलावीरा कितने भागों में विभक्त था, 3 भागों में, जबकि अन्य सभी जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई जाती थी। तो जो धौलावीरा का जो है वहाँ पर उधर तो ईंट के बने होते थे, लेकिन यहाँ पर जो 4 दीवारी किसके बने होते थे, पत्थर के। याद करना है कि धौलावीरा के जो 4 दीवारी किसके बने होते थे, पत्थर के, जबकि अन्य स्थलों पर किसके, पक्की ईंटों का बने होता था। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। क्या था, एक खुला मैदान भी था। यहाँ की बात हम कर रहे हैं तो धौलावीरा की बात कर रहे हैं, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यह जो खुला मैदान था उसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिलने वाले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि, यहाँ जो धौलावीरा में कुछ कुछ अवशेष में प्राप्त हुए, तो क्या हुआ, हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। तो आगे हम देखेंगे कि गुजरात में अन्य स्थल भी पाए गए। तो गुजरात में खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर था। कौन सा था, साबरमती की एक उपनदी है, उसी के किनारे एक लोथल नगर बसा हुआ था। जहाँ से क्या क्या हमें मिले, तो कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंख, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल क्या था, पत्थर, शंख, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यह जो है लोथल नगर में क्या था, भंडार गृह भी हमें मिले हैं। क्या मिले हैं, तो भंडार गृह भी मिले हैं। इस भंडार गृह से कई मुहरे, भंडार गृह में क्या क्या पाए गए, मुहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरबंदी किसे कहते हैं, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप को ही क्या कहते हैं, मुहरबंदी कहते हैं। तो लोथल क्या था, एक बंदरगाह नगर था। यह बड़ा जो हम तालाब देख रहे हैं यह बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी और यहाँ से क्या करते थे, माल का अपलोडिंग अनलोडिंग किया जाता था। यहाँ एक इमारत मिली है, कहाँ, लोथल में। लोथल की हम बात कर रहे हैं, कहाँ में है, तो खंभात की खाड़ी में साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे क्या है, लोथल नगर था। एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ पर किसका कार्य होता था, तो मनके बनाने के लिए। और मनके किसके, कार्नेलियन पत्थर से बनाए जाते थे। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने के उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ से क्या मिले हैं, तो मिले हैं। मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या है, मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। ऐसा कहा जाता है कि सील के रूप में होता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। तो इन्हें कैसे यूज किया जाता था, तो ये लोग शायद थैलों को बंद करने के बाद उन पर उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो शायद आज भी ऐसा ही लाख का उपयोग करके किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य, अब हम देखेंगे कि सभ्यता का जो हड़प्पा कालीन सभ्यता उसका अंत कैसे हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को क्या किया, छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग क्या हो गया, बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात की मात्रा भी कम हो गई, आयात भी कम करने लगे और लेखन, मुहरों और बाटों का प्रयोग भी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और ऐसा देखा जाता है कि मोहनजोदाड़ो की सड़कों पर कचरे के बहुत सारे ढेर पाए गए। जल निकास प्रणाली भी क्या हुआ, नष्ट हो गए और सड़कों पर ही झोपड़ी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, तो यह एक कुछ प्रश्न है कि आखिर ये सब हुआ क्यों। तो कुछ विद्वानों का कहना है, कुछ इतिहासकारों का, स्कॉलर का कहना है कि नदियाँ सूख गई। पहला ये तर्क क्या देते हैं कि नदियाँ सूख गई, और अन्य लोगों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसके अलावा अन्य तीसरे जो झुंड विद्वान हैं या इनसे इतर विद्वान है, वो उन लोगों का मानना है कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंड ने चारागाह और घास वाले मैदान क्या हो गए, समाप्त हो गए होंगे। ज़्यादा मवेशी हो गए हों अर्थात चारागाह समाप्त हो गया होगा कुछ इलाकों में। और इसके अलावा है कुछ का कहना है कि बाढ़ आ गया होगा। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा लेकिन पूरा में तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि अब बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में
विकसित नगर था। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण शायद समाप्त हो गया होगा। परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां क्या हो गई थी, उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में चले गए और छोटी बस्तियां में बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जिसके बारे में हम अगले अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो एक अन्य यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो इसमें हम जानते हैं। मिस्र क्या है, एक देश है जो अरब साइड में पड़ता है, अफ्रीका और अरब के जो सूएज कैनाल है वहीं पर है मिस्र। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए। जो वहाँ के राजा थे मिस्र के, क्या किए, बड़े बड़े मकबरे बनाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। राजाओं को मरने के बाद उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी उनके चीज़ दफनाई जाती थी। तो क्या सिर्फ शव को ही दफनाया जाता था, तो नहीं, उनके साथ कुछ उपयोगी चीज़ों को भी दफनाया जाता था, जैसे खाद्यान्न हो गया, पेय हो गया, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल होते थे। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया कि उनके सेवक और सेविकाओं को भी उनके जो है शव के साथ दफनाया जाता था। देख सकते हैं यहाँ पर। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों में इतना शव को दफनाने में खर्च नहीं किया जाता था जितना मिस्र के लोगों ने किया। तो इसी के साथ हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो समाप्त हो गया। आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। तो जय हिंद।